नमस्ते। आज हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस यानी कि संघीय व्यवस्थापिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस द्विसदनात्मक सदन है और उसके प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा तथा द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। संविधान ने कांग्रेस को प्रमुख रूप से विधायी शक्तियां सौंपी है, किंतु इसके साथ ही उसे कार्यपालिका व न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां भी सौंपी गई है। कांग्रेस की प्रमुख शक्तियां व कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट, विधायी शक्ति। कांग्रेस मूलतः एक विधायी संस्था है, अतः उसका प्रमुख कार्य कानून बनाना है। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। पहला, प्रदत्त या स्पष्ट शक्तियां। दूसरा, निहित शक्तियां। तीसरा, समवर्ती शक्तियां। प्रदत्त शक्तियां वे हैं जो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से कांग्रेस को सौंपी गई है और कांग्रेस उन पर कानून बनाती है, जैसे कर लगाना, ऋण लेना व सिक्के बनाना, डाकघर व डाक मार्क स्थापित करना, पेटेंट व कॉपीराइट देना, अंतर्राज्यीय और वैदेशिक व्यापार को विनियमित करना, अधीन संघीय न्यायालय स्थापित करना, सेना रखना, वैदेशिक संबंधों का नियमन व युद्ध की घोषणा आदि। निहित शक्तियां वे हैं जो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नहीं सौंपी गई है, किंतु निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर उनका विकास हुआ है और कांग्रेस उन पर कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए बैंक व अन्य निगम स्थापित करना, मार्गों, स्कूलों, स्वास्थ्य व बीमा आदि पर व्यय करना, सैनिक व नाविक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, कृषि को विनियोजित करना आदि। समवर्ती शक्तियां वे हैं जो संविधान द्वारा कांग्रेस व राज्यों की विधानसभाओं को साथ साथ सौंपी गई है, जैसे बैंक व निगमों को चार्टर देना, न्यायालय स्थापित करना, कर लगाना, ऋण लेना, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति का स्वामित्व लेना, सार्वजनिक कल्याण पर व्यय करना आदि। दूसरे इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है कांग्रेस का, वो है संविधान में संशोधन की शक्ति। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है। कांग्रेस व राज्यों की सहमति से ही संविधान में परिवर्तन संभव होता है। कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, जो प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, किंतु संशोधन माना तभी जाता है जब 3/4 राज्यों की विधानसभाएं या सम्मेलन उसे स्वीकार कर ले। कांग्रेस का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्ति है वित्तीय शक्ति। कांग्रेस संघीय वित्त पर नियंत्रण रखती है और वार्षिक बजट पास करती है। कांग्रेस बजट पारित करने की शक्ति के द्वारा कार्यपालिका की नीतियों एवं आचरण पर भी नियंत्रण रखती है। यह प्रशासन के विभिन्न विभागों की आय व व्यय को निश्चित करती है। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है कार्यपालिका शक्ति। कांग्रेस को कार्यपालिका से संबंधित प्रमुख शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका में पहला इसका कार्य है वो है कार्यपालिका का निर्वाचन। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस इनका निर्वाचन करती है। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और सीनेट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। दूसरा, युद्ध की घोषणा। केवल कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है। तीसरा, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस कई तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है एवं उसका निर्देशन करती है। फर्स्ट, कांग्रेस प्रशासन की आलोचना कर सकती है और प्रशासनिक सुधार के सुझाव दे सकती है। सेकंड,
कांग्रेस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल के लिए समिति बैठा सकती है। थर्ड, कांग्रेस प्रशासन के नए विभाग या एजेंसी स्थापित कर सकती है और उसके कार्य निर्धारित कर सकती है। फोर्थ, सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली संधियों एवं नियुक्तियों पर अनुसमर्थन प्रदान करती है और अपनी इस शक्ति द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित व निर्देशित करती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। कांग्रेस अपनी न्यायिक शक्ति के रूप में महाभियोग के अधिकार का प्रयोग करती है। कांग्रेस देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघीय अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। कांग्रेस किसी नए राज्य को संघ का सदस्य बनने की स्वीकृति प्रदान करती है। अमेरिकी संघ में कुल पहले 13 राज्य थे, किंतु इस समय कुल 50 राज्य हैं। नेक्स्ट, स्वयं के बारे में शक्ति। कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया निश्चित करता है और सदस्यों में अनुशासन स्थापित करता है। प्रत्येक सदन को हक है कि वह जरूरी समझे तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी सदस्य को सदन से निष्कासित कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर उसे मूलतः विधायी शक्ति सौंपी गई है, किंतु गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत के आधार पर उसे अन्य शक्तियां भी सौंपी गई है। फिर भी हम जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है, क्योंकि अमेरिका में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च है। अब हम देखेंगे अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि अमेरिका में जो कांग्रेस है उसको विधि निर्माण का कार्य है वो महत्वपूर्ण है और अमेरिका में कानून बनाना कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वहाँ पर सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक दोनों ही सदन के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले केवल प्रतिनिधि सदन में ही आरंभ किए जा सकते हैं, अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। अमेरिका में शासन की अध्यक्षीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्णतः अलग है। कार्यपालिका व्यवस्थापन का न तो नेतृत्व कर सकती है, न कांग्रेस में विधेयकों का संचालन ही कर सकती है। कानून बनाने की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका में विधेयक 2 तरह से होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। पहले हम देखेंगे साधारण विधेयक किस तरह से अमेरिका में किस प्रक्रिया से अमेरिका में है वो कानून बनता है। इसमें इसके जो चरण हैं उसमें प्रथम चरण है बिल का प्रस्तुतिकरण या विधेयक का साधारण विधेयक का प्रस्तुतिकरण। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत पहले किया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन में विधेयक को पेश करने वाला सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित विधेयक की एक प्रति सदन के क्लर्क के डेस्क पर रखे एक संदूक में जमा कर देता है। सीनेट में ये विधेयक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी की संदूक में जमा कर दिए जाते हैं। विधेयक पर तत्कालीन नंबर डाल दिया जाता है और इसे छपने के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता है ताकि अगले दिन अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियां मिल सके। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। दूसरा जो चरण है इसका वो है समिति स्तर। विधेयक के शीर्षक के अनुसार उसे किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति में विधेयक की पूरी तरह छानबीन की जाती है।
व्यवहार में समितियां विधेयकों के विषय में सर्वे सर्वा होती हैं। समितियां विधेयकों से प्रभावित होने वाले संबंधित हितों की सुनवाई करती है। वह सरकारी विभागों से किसी भी प्रकार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। उसके पश्चात समिति अपनी एक गुप्त बैठक में उस विधेयक पर बहुमत से अपना निर्णय कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समिति के सब सदस्य विधेयक पर एकमत नहीं हो पाते हैं। ऐसी दशा में बहुमत और अल्पमत दोनों के ही प्रतिवेदन के साथ विधेयक कांग्रेस को लौटाए जाते हैं। तीसरा चरण जो इसका है वो है सूचीकरण और द्वितीय वाचन। समितियों से वापस आने के बाद विधेयक को किसी सूची में डाला जाता है और फिर निश्चित दिनांक को उस पर विचार होता है। इसके लिए सदन संपूर्ण सदन की समिति में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों व उसके स्वरूप पर पूर्ण विचार करती है। प्रत्येक धारा, उपधारा व शब्द पर विचार होता है। अंत में विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति पर मत लेकर निश्चित की जाती है। तृतीय वाचन। इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों पर केवल मोटे रूप से ही विचार किया जाता है। उसकी धाराओं, उपधाराओं व वाक्यों पर कोई विचार नहीं होता। अंत में मतदान लेकर विधेयक का अंतिम निर्णय कर दिया जाता है। विधेयक दूसरे सदन में। जब एक सदन विधेयक को पास कर देता है तो विधेयक दूसरे सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रकार से गुजरता है। यदि दोनों सदन सहमत न हो तो दोनों सदनों की एक सम्मेलन समिति में विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। सामान्यतः सम्मेलन समिति में गतिरोध दूर कर लिया जाता है, परंतु यदि गतिरोध दूर न किया जा सके तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास। जब विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या उस पर अपने नियमित निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपनी कानूनी आपत्तियों सहित विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज सकता है। किंतु यदि दोनों सदन विधेयक को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार या वीटो पावर है वो रद्द समझा जाएगा और वह विधेयक कांग्रेस का कानून बन जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त होने के अंतिम 10 दिनों में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति विधेयक का अंत भी कर सकता है। अब हम देखेंगे वित्त विधेयक के संबंध में अमेरिका में क्या प्रावधान रखा गया है। वित्त विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका में बजट का निर्माण राष्ट्रपति की देखरेख में बजट ब्यूरो के संचालक द्वारा किया जाता है। बजट ब्यूरो के संचालक द्वारा ही इसे कांग्रेस के सामने विचारार्थ रखा जाता है। बजट सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में ही पेश किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की 2 समितियां, उपाय व साधन समिति तथा विनियोग समिति बजट पर विचार करती है। प्रतिनिधि सभा प्रस्तुत बजट के आय या व्यय भाग में परिवर्तन कर सकती है। जब प्रतिनिधि सभा बजट पारित कर देती है तो यह सीनेट के सामने विचारार्थ आता है। सीनेट उसे प्राप्त रूप में पारित कर सकती है या संशोधन भी कर सकती है। संशोधन की दशा में माना जाता है कि वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो गया है, जिसे दूर करने के लिए सम्मेलन समिति की स्थापना की जाती है। बजट कांग्रेस द्वारा पारित तब माना जाता है जब दोनों सदन उसे एक ही रूप में स्वीकार करें।
चूंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और प्राय बजट अपने मूल रूप में पारित नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस उसके विभिन्न अंशों को विभिन्न मात्रा में संशोधित कर देती है और राष्ट्रपति है वह कई साधनों के द्वारा बजट को प्रभावित करा के और कांग्रेस में पारित करने का प्रयत्न करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वित्त विधेयक है उसको पास करने की प्रक्रिया है वो अलग रूप से है और जो साधारण विधेयक है उनको पास करने की प्रक्रिया है वो अलग है। धन्यवाद।